हेलो नमस्कार। हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो आपका क्लास 11th का यूनिट थर्ड है। आपका यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड में जो है पूरा कोशिका विज्ञान है ना, कोशिका विज्ञान उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोशिका विज्ञान अगर इसको हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे? सेल बायोलॉजी। यानी सीधे सीधे कहें इस यूनिट में हमें सेल के बारे में पढ़ना है। दो चैप्टर है, बेसिकली 3 चैप्टर है इस पूरे यूनिट में। पहला है आपका कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, पहला चैप्टर है आपका। दूसरा जो चैप्टर है वो है कोशिका कोशिका विभाजन, है ना, और कोशिका चक्र। तीसरा जो चैप्टर है इसमें है वो है आपका बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, यानी अणु विज्ञान। तो वो अणु विज्ञान वाला चैप्टर वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसमें 3 चैप्टर, तो हमें बेसिकली आज हमें यह चैप्टर पढ़ना है, कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ठीक है, तो कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई अगर इसको इंग्लिश में हम कहें तो क्या है? सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये चैप्टर का आपके नाम है। ठीक है, तो यूनिट थर्ड का पहला चैप्टर क्या है? कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। उसी को हमें पढ़ना है, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्लियर हुआ? शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, कोशिका के बारे में आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है, जैसे 9th में तो पढ़ा ही होगा कि कोशिका क्या होती है। तो कोशिका आपको पता है, कोशिका क्या है? कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। किसकी? सजीवों की। ठीक है, वही हमें यहाँ पे पढ़ना। 9th में जो आपने पढ़ा उसको थोड़ा सा इलोबरेट करके, थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा करके, और थोड़ा सा अच्छे से हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और थोड़ा विस्तृत रूप से यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कोशिका है क्या। तो कोशिका यानी इसको हिंदी में जो इंग्लिश में इसको कहेंगे वो है सेल। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेल। हिंदी में क्या कहेंगे? कोशिका। ठीक है, तो कोशिका क्या है लिख लेते हैं पहले। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, या इसी को कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, सभी सजीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं या बनते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, कोशिका क्या है? सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक को अगर इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल। और क्रियात्मक को अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे? फंक्शनल। तो सीधे सीधे शब्दों में अगर हम कहें, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ? अब देखते हैं कोशिका की जो खोज हुई है वो कैसे हुई है और किसने किया है। तो कोशिका की खोज अगर हम देखें तो आप एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। ठीक है, कैसे किया रॉबर्ट हुक ने यह काम? एक रबर कॉर्क लिया, रबर कॉर्क से कोशिका की खोज की, और जो कोशिका नाम दिया है, कोशिका जो नाम दिया है, कोशिका जो नाम है वो सेलुला शब्द से है। किससे है? सेलुला। और सेलुला कैसा है? ये ग्रीक का शब्द है, ग्रीक शब्द है, और जिसका मतलब होता है क्या? रोम।
तो ये सेलुला शब्द भी किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने ही दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? भाई रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। तो कैसे कोशिका की खोज किया रॉबर्ट हुक ने? रॉबर्ट हुक ने सेल ये आपका रबर कॉर्क लिया और रबर कॉर्क को पतला पतला कट के, जैसे ये रबर कॉर्क है, ये मान लो रबर कॉर्क है, और रबर कॉर्क को पतला पतला सेक्शनिंग किया, और इस सेक्शनिंग में इसे पतला पतला ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेक्शन बनाए इसके, और इस सेक्शंस को या छोटे छोटे जैसे चिप्स काटते हैं ना आलू के, तो आलू के पतले पतले ऐसे इसमें रबर कॉर्क के छोटे छोटे सेक्शन लगाए, और इसको किसमें देखा? माइक्रोस्कोप में देखा। कौन सा माइक्रोस्कोप? प्रकाश सूक्ष्म दर्शी में देखा। किसमें देखा? लाइट माइक्रोस्कोप या प्रकाश सूक्ष्म दर्शी में। और इसको इसमें इन्होंने क्या देखा? मधुमक्खी के छत्ते जैसे, मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना देखी, तरह संरचना दिखी। किसकी तरह? मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना दिखी। और वो जो संरचना इनको दिखी उसको इन्होंने क्या कहा? सेलुला कहा या रूम कंपार्टमेंट कहा। किस तरह से संरचना दिखी? जैसे ये इस तरह से ये ऐसे संरचना दिखी इनको। किसमें दिखी? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में। इसको इन्होंने क्या कहा? सेलुला कहा। और सेलुला जो शब्द है, सेलुला, इसको सेलुला शब्द है, और सेलुला शब्द इसका मतलब क्या होता है? कमरा। और जिसका बाद में सेलुला ही आगे चल करके क्या बन गया? सेल, यानी कोशिका। समझ में आई बात? यहां तक पूरी बात समझ में आई? एक बार फिर से समझते हैं क्या हमने पढ़ाया है। हमने पढ़ा है कोशिका क्या होती है। तो कोशिका क्या है? कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। किसकी? सजीवों की। दुनिया में कोई भी जो भी सजीव हो, चाहे वो एक कोश की हो, चाहे वो बहुकोश की हो, सब मिलकर के किससे बने होते हैं? कोशिका से ही मिलकर के बने होते हैं। ठीक है ये। और जो कोशिका है इसकी खोज किसने की? 1665 में रबर कॉर्क को सेक्शनिंग किया। किसने? रॉबर्ट हुक ने, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने रबर कॉर्क लिए छोटे छोटे सेक्शन और उसको प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में देखा, तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह उसमें एक संरचना दिखी, और उस संरचना को इन्होंने नाम क्या दिया? क्या नाम दिया भाई? सेलुला नाम दिया। क्या नाम दिया? सेलुला। सेलुला का मतलब होता है कमरा, ये ग्रीक वर्ड है। और जो बाद में आगे चल करके क्या नाम हुआ? कोशिका हुआ। क्लियर हुआ? अब देखते हैं जो कोशिका है वो कितने तरह की होती है। देखिए भाई, कोशिका को अगर हम देखें तो बेसिकली कोशिका दो तरह की है। कोशिका जो है वो दो तरह का है। एक है आपका प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। दो तरीके की कोशिकाएं पूरे ब्रह्मांड में होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को अगर आप थोड़ा समझें तो प्राचीन कोशिकाएं, इसको कह सकते हैं प्राचीन कोशिका, और इसको कह सकते हैं आधुनिक, आधुनिक कोशिका। इंग्लिश में जो इसका नाम है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, और इसको कहते हैं यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। देखिए प्रोकैरियोटिक, जब दुनिया में सजीवों की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बनी। सबसे पहले क्या बने? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बनी। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। उदाहरण में जैसे जीवाणु है, यानी बैक्टीरिया हो गए, है ना, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, है ना, यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये सब इसके उदाहरण। तो दुनिया में जब सजीवों की उत्पन्न हुई है तो सबसे पहले क्या बने हैं? प्रोकैरियोटिक बने हैं, और फिर क्या बने हैं? यूकैरियोटिक बने। और यूकैरियोटिक कितने तरीके की होते हैं? दो तरीके की होते हैं भाई। एक होते हैं पादप कोशिका, एक क्या होती है? पादप कोशिका, और एक क्या होती है? जंतु कोशिका। एक क्या होते हैं? जंतु कोशिका। जो पादप कोशिका होते हैं ये क्या बनाते हैं? पादप बनाते हैं, यानी प्लांट बनाते हैं। और जंतु कोशिका क्या बनाते हैं?
ये जंतु का बनाते हैं, है ना, सीधी सी बात है। अब अगर हम देखें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में बेसिकली अंतर क्या होता है, तो एक जो मेन अंतर वो है कि यहाँ पे जो कोशिका, भाई अगर ये कोशिका आपने पढ़ा होगा, ये कोशिका होगी, फिर ये कोशिका के अंदर क्या होती है, केंद्रक भित्ति होती है ना, केंद्रक भित्ति। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उनमें केंद्रक भित्ति नहीं होती है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें केंद्रक भित्ति प्रेजेंट होती है। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उनमें क्या होता है, केंद्रक भित्ति नहीं होती है, और यहां पे केंद्रक भित्ति क्या होती है, होती है किसमें, यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक भित्ति नहीं होती। एक तो ये अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है, दूसरा जो अंतर है बेसिकली आपका वो है कि यहां पे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें जो मेम्ब्रेन वाले यानी भित्ति वाले जो सेल के ऑर्गेनेली होते हैं, यानी सेल के जो क्रियात्मक अवयव होते हैं वो नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या है कि सेल के जो कोशिका के जो अवयव हैं वो उनमें भित्ति प्रेजेंट होती है, यानी होती। यहाँ पे कोशिका के जो अवयव है यानी सेल ऑर्गेनेली है उनमें किसी तरह की भित्ति नहीं होती है। यहाँ पे कोशिका के अंदर जो अवयव होते हैं उनमें भित्ति होती है, वो एक मेम्ब्रेन एक भित्ति वाले हो सकते हैं या वो दो भित्ति वाले हो सकते हैं। दो भित्ति में जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, केंद्रक हो गया, तो वो सब यहाँ पे होंगे और यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है, यानी प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। क्लियर हुआ? और थोड़ा सा समझते हैं कि अगर हम कोशिका के आधार पर आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अगर हम कोशिका के आधार पर पूरे सजीवों को बंटवारा करें या उसको देखें कितने तरीके के होते हैं, तो देखें क्या होता है। तो भाई सजीवों के प्रकार कोशिका के आधार पर, तो दो तरीके के सजीव होते हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय, दूसरे होते हैं बहु कोशिकीय। यानी इसको हिंदी में कहें एक कोशिकीय को तो क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर, और इसको क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर। समझ में आया? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। एक कोशिकीय वो जीव होते हैं जो अपनी पूरी जीवन काल सिर्फ एक कोशिका के सहारे बिता देते हैं। एक कोशिकीय कौन से होते हैं, जो अपना पूरा जीवन काल सिर्फ एक कोशिका में बिता देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या लेंगे भाई, उदाहरण के लिए आपका हो गया अमीबा, क्या हो गया, अमीबा, और पैरामीशियम, है ना, पैरामीशियम हो गया, और भाई क्या हो गया, जैसे जीवाणु हो गया। ये सब क्या है, ये सब एक कोश की जीव हैं। ये अपनी पूरे जीवन का जो क्रियात्मक और संरचनात्मक पहलू है वो सिर्फ एक कोशिका के आधार पर बिता देते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय कौन से होते हैं, उदाहरण के तौर पे भाई जैसे हम लोग हैं, है ना, इंसान हो गया, ह्यूमन हो गया, है ना, मानव, और कुत्ता भी कह सकते हैं भाई, बिल्ली भी होता है, ये सब और कोई भी आम अमरूद, ये सब जो भी है, पौधे भी, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय। इनमें अलग अलग कोशिकाएं मिल करके क्या होती हैं, ऊतक बनाते हैं। ऊतक क्या बनाते हैं, शरीर का अंग बनाते हैं। शरीर के अंग क्या मिलकर के बनाते हैं, शरीर की एक क्रियात्मक इकाई बनाते हैं, और उस क्रियात्मक इकाई मिलकर के क्या बनाते हैं, एक इंसान यानी एक सजीव का निर्माण करते हैं। तो ये बहुकोशिकीय है और ये कैसे हैं, एक कोशिकीय। ठीक है, बात समझ में आई? एक कोशिकीय वो जो अपना संरचनात्मक और क्रियात्मक पूरा पहलू, पूरा जीवन काल सिर्फ एक कोशिका के सहारे बिता देती है। भाई जो अमीबा है उसमें एक ही सेल तो होती है, दूसरी सेल तो नहीं होती ना। और लेकिन हम लोगों में देखो तो मिलियन ट्रिलियन सेल्स होती हैं हमारे अंदर। भाई बात समझ रहे हैं ना हमारी? तो अलग अलग कोशिका ऊतक बनाते हैं, ऊतक एक शरीर का अंग बनाते हैं, शरीर का अंग एक शरीर के पूरे एक क्रियात्मक पहलू बनाते हैं, और फिर एक नया शरीर बनता है। तो ये बहुकोशिकीय होती है। यहां तक कोई डाउट, समझ में आया? बाकी आगे चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।